हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास और हिंदी की क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। यूपी टेट एग्ज़ाम आपका 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप यूपी टेट एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है उसमें जो जीवन का अध्ययन किया जाता है वह जन्म से ही आपका यहाँ पे शुरू हो जाता है, जन्म से ही किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आप भी जानते हैं कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य का यहाँ पे जो जीवन होता है वह चरणबद्ध तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे आपका यहाँ पे सबसे पहले शैशवावस्था होती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है, उसके बाद जाकर के आपकी प्रौढ़ावस्था आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जन्म से हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का जो क्रम है किस क्रिया का अंग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा संशोधन जो क्रिया होती है उसका अंग है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस क्रिया में देखेंगे जो संशोधन होता है, संशोधन के द्वारा ही समस्या को हल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पे कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है यह आपसे पूछा जा रहा है लड़का के पैदा होने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा XY। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी पता होगा कि यहाँ पे जो मानव होता है उसमें यहाँ पर देखेंगे 23 जोड़े यहाँ पे गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े का मतलब होता है कि यहाँ पे 46 क्या होते हैं, यहाँ पे 46 गुणसूत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसमें देखेंगे लड़का होगा या लड़की होगा या जो लिंग निर्धारण होता है वह जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़े का मतलब होता है कि जो 45 और 46 होता है उसी पर डिपेंड करता है। और यह देखेंगे महिलाओं पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि महिलाओं में जो गुणसूत्र होता है जो 45वां 46वां रहता है वह XX ही रहता है। लेकिन पुरुषों में यह जो 45वां 46वां गुणसूत्र होता है वह XY रहता है। और अगर यहाँ पर देखेंगे महिलाओं और पुरुषों में देखा जाए XX अगर मिलता है तो इससे यहाँ पे लड़की उत्पन्न होती है, और अगर XY है तो यहाँ पे लड़के का जन्म होता है, इसी से लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट प्रश्न है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है, तो XY हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से जैव और अजैव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। जो आपका प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसमें जैव और अजैव सब सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग हैं यहाँ पे चारों तरफ से जिससे घिरे हुए हैं वही आपका क्या होता है, पर्यावरण होता है, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल नहीं है, क्योंकि आप लोग सीखने का नियम जानते हैं। जो थांडाइक थे उन्होंने सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए थे। 3 जो प्रमुख नियम है उसमें क्या था, पहला अभ्यास का नियम था, तो अभ्यास का नियम हो जाएगा। दूसरा था प्रभाव का नियम था, तो प्रभाव का नियम हो जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा था तत्परता का नियम। यह सब सीखने के नियम में है और सीखने के प्रमुख नियम में है। तो यहाँ पे पूछा गया, नहीं वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और प्रयास करेंगे आप लोग इसका राइट आंसर करेंगे। और शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रथम। आप लोग भी जानते हैं कि जो मानव विकास होता है वह आपका चरणबद्ध तरीके से होता है। चरणबद्ध अवस्था उसकी होती है। जैसे पहली अवस्था क्या है, आपका शैशवावस्था है। जो प्रथम आपकी अवस्था है वह क्या है, शैशवावस्था है। तो यहाँ पे ई वाला राइट आंसर होगा।
द्वितीय दिया गया, द्वितीय आपका होता है बाल्यावस्था होता है, यह आप लोग जानते ही हैं, द्वितीय क्या होता है बाल्यावस्था होता है। इसके बाद तृतीय वाला होता है किशोरावस्था होती है, तृतीय आपका यहाँ पे क्या होगा किशोरावस्था हो जाएगा, और चतुर्थ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रौढ़ावस्था हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था हो जाएगा यहाँ पे, यह है आपका चतुर्थ। तो इसको आपको याद रखना है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इजी यूपी टेट में पूछा जाता है। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को बोलते हैं आप बचपनावस्था भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। बालक के जो व्यक्तित्व है, जो उसका पर्सनालिटी है, उसकी जो नींव है, वह देखेंगे उसकी जो बचपनावस्था है, जो उसकी बाल्यावस्था है, उसी में पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार भागों में बांटा गया है। जो जिन पियाजे हैं उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी अवस्था को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर होगा। उसमें आप लोग भी पढ़े होंगे कि आपका यहाँ पे संवेदनशीलता वाली जो विकास की अवस्था है 0 से 2 वर्ष की होती है वह है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। यही 4 हैं, इन्हीं में डिवाइड किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शब्दों का करता है। अनुकरण की जो प्रक्रिया है, अनुकरण का मतलब होता है एक तरह से आप लोग समझ लीजिए कि नकल जो करते हैं बच्चे, तो उसमें सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। तो वह क्या करता है शब्दों का अनुकरण करता है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसा नहीं कि शिशु, देखिए जो आपका बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को अक्षर का ज्ञान नहीं होता, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं होता। जो वह क्या करता है अपने से जो बड़े लोग होते हैं, जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गया, या घर का कोई भी सदस्य है, उसकी जो बात होती है बात को अच्छी तरीके से सुनता है और उसी का अनुकरण करता है। इसलिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल शिशु होते हैं, वह शब्दों का ही डायरेक्ट अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। एक पॉइंट याद रखेंगे, जो आपका पीयूष ग्रंथि है वह अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसका अगर आकार की बात कर लिया जाए तो जो आप लोग मटर यूज करते हैं खाने के लिए, मटर का जो दाना होता है उसी के बराबर यहाँ पर होती है पीयूष ग्रंथि। तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालक की प्रथम पाठशाला है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार हो जाएगा। बालक की जो पहली पाठशाला है वह उसका परिवार होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि जो बालक होते हैं उसके जो पहले शिक्षक हैं, प्रथम शिक्षक कौन होता है, तो उसकी जो माता होती हैं, जो मदर होती हैं, वह क्या है पहली यहाँ पे टीचर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रयास करेंगे राइट आंसर करेंगे। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बालक का जो सामाजिक विकास, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या लिखा गया सामाजिक विकास। सामाजिक विकास आपका सामाजिक आर्थिक जो स्तर होता है उस पर डिपेंड करता है। विद्यालय से प्रभावित होगा, परिवार से भी यहाँ पे प्रभावित होगा। जो आपका सामाजिक विकास होता है यह बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सामाजिक आर्थिक आपका स्तर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, विद्यालय पर डिपेंड करेगा, परिवार से पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा इनमें से सभी से, जो डी वाला है डी वाला राइट आंसर है। अगला है सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन परिणाम से। सृजनात्मकता की पहचान कैसे होगी कि आपने कुछ भी यहाँ पे नया कुछ सीखा है, आप यहाँ पे कोई भी नई वस्तु है या कोई सिद्धांत की खोज किए हैं, यह कैसे पता चलेगा, यह पता चलेगा नवीन परिणाम से। तो यहाँ पर क्या होगा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सिम्पसन थे। सिम्पसन ने कहा है, सिम्पसन ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समस्या बालक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे राइट आंसर करेंगे।
देखिए समस्या बालक यहाँ पे कौन होंगे, तो पहले समस्या बालक के बारे में जान लीजिए। समस्या बालक हो या समस्यात्मक बालक कौन होते हैं, जो अपने व्यवहार को सकारात्मक दिशा प्रदान नहीं कर पाते हैं और अगर कोई गलत दिशा में चला जाता है और उनके अगर व्यवहार में बुराई आ जाए, बहुत सारी बुराई आ जाए, तो वे सब बालक क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक या समस्या वाले बालक होते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे कोई चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, माता पिता का कोई कहना नहीं मान रहा है, अगर उसको होमवर्क दे दिया गया वह उसको पूरा ही नहीं कर रहा है, विद्यालय से छुट्टी नहीं हुई उससे पहले ही निकल लिया, भाग गया, झगड़ा कर रहा है, ये सब काम समस्यात्मक बालक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे समस्या बालक के अंतर्गत चोरी करने वाला दिया गया, झूठ बोलने वाला दिया गया, माता पिता का कहना भी नहीं मान रहा है, तो इनमें से सभी ये सब समस्या बालक हैं। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह सब समस्यात्मक जो बालक होते हैं उन्हीं के गुण हैं, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार पर। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बी वाला क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। एक पॉइंट याद रखेंगे, जो स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए क्या लिखा गया, हस्तशिल्प की शिक्षा की बात किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े बालक को। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए निरीक्षण विधि दिया गया, निरीक्षण विधि में आप लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसमें क्या करेंगे, निरीक्षण विधि दिया गया है तो किसी दूसरे व्यक्ति के जो व्यवहार होंगे उनका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे सी वाला राइट आंसर होगा। निरीक्षण विधि है तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका है यहाँ पे, सतत व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, देखिए सतत व्यापक जो मूल्यांकन होता है उसमें व्यापक का अभिप्राय पूछ लिया गया है, तो उसमें संज्ञानात्मक और जो असंज्ञानात्मक है दोनों होता है, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर जो दृष्टिबाधित यहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं या जो दृष्टिबाधित यहाँ पे जो व्यक्ति हैं उनकी पढ़ने के लिए ये एक क्या है, बिल्कुल नई तकनीकी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रेल लिपि का जो प्रयोग है वह दृष्टिबाधित लोगों के लिए किया जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है, और इसका यहाँ पे जो आविष्कार हुआ था 1821 ईस्वी में हुआ था और जो लुई ब्रेल हैं उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मन ने कहा था। टर्मन ने कहा था कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बुद्धि से, बुद्धि हो जाएगा। बुद्धि देखेंगे डी में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बुद्धि के द्वारा ही अपने व्यवहार को दूसरों के साथ समायोजित मनुष्य करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उसको संप्रेषण कहा जाता है। व्यक्ति की संवाद करने की जो प्रक्रिया है वह संप्रेषण कहलाती है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया होता है उसमें ग्राह्यता होता है, प्रदाता रहता है, संचार करता रहता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसका अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली वह बना सके, तो यहाँ पे क्या है, डी वाले बिल्कुल राइट आंसर है।
डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए, तो इसका रीजन होता है, इसका रीजन होता है कि वह जब भी पढ़ाएगा, जब भी वह शिक्षण करेगा, उसको क्या करेगा, वह प्रभावशाली तरीके से वह क्या करेगा, बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। और यूपी टेट एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है, या तो आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाए या तो बिल्कुल इसी तरीके से एक प्रश्न दे दिया जाए, और एक नंबर बिल्कुल यहाँ पे फ्री में यूपी टेट एग्जाम में मिल जाता है, क्योंकि बहुत ईजी पूछा जाता है। तो फार्मूला तो लगभग सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है, तो आप लोग याद रख लेंगे बुद्धि लब्धि वाला फार्मूला। मानसिक आयु, यहाँ पे क्या होता है, मानसिक आयु बटे आपका होता है वास्तविक आयु। यहाँ पे क्या होता है, वास्तविक आयु, और गुणे में क्या रहता है, 100 रहता है। तो इसी फार्मूले पर सिर्फ वैल्यू रखेंगे और एक नंबर बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा यूपी टेट एग्जाम में। तो यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है मानसिक आयु कितना दिया गया, मानसिक आयु दिया गया 15 वर्ष, तो यहाँ पे 15 रख लीजिए। वास्तविक आयु यहाँ पर दिया गया है, वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो 12 रख लीजिए, और यहाँ पे क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे या डिवाइड हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहले 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे या 3 बार में हो जाएगा या 25 बार में हो जाएगा, और 3 से या 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 25 का डायरेक्ट 5 में गुणा कर दीजिएगा, 25 का 5 में गुणा कर देंगे 125 आ जाएगा। 125 देख लेंगे किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में रहेगा वही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए वाले में दिया गया 125, तो ए वाला राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए, छात्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चे का जो लोकतंत्रीकरण है वह प्राथमिक शिक्षा में क्या करता है, मदद करता है, तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, लोकतंत्रीकरण का मतलब होता है कि बच्चे जो होंगे वह बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे और अपना जो कार्य व्यवहार है वह स्वतंत्र होकर के करेंगे। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। ऑप्शन पढ़ेंगे आप खुद यहाँ पे समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया दंड देना, तो छात्रों को प्रेरित करना है, तो इसके लिए दंड तो देंगे नहीं, यह तो बिल्कुल गलत है। फटकारना बिल्कुल गलत है, फटकारना तो बिल्कुल नहीं है। मारना पीटना, छात्रों को तो कभी मारना पीटना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 तो डायरेक्ट आपके गलत ऑप्शन हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रशंसा हो जाएगा। छात्रों को अगर प्रेरित करना है, आपको प्रशंसा करना होगा, उनको पुरस्कार देना होगा, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस समय की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुराग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए शिशु के प्रति अगर सहानुभूति और जो यहाँ पे प्यार दुलार होता है उससे क्या होता है, वात्सल, उसको वात्सल्य कहते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी को अनुराग भी कहा जाता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह होता है, देखिए जो सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं 11 माह की अवस्था में आप लोग देखेंगे तो वह बोलना क्या कर जाते हैं, सीख जाते हैं। 11 माह देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यूपी टेट एग्जाम की हिंदी है, और हिंदी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन वर्ण घोष नहीं है, कौन वर्ण घोष नहीं है, घोष नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो घोष है और जो आपका यहाँ पे सघोष होता है दोनों सेम होता है, घोष और सघोष दोनों आपका क्या होता है, सेम होता है, और एक होता है आपका अघोष होता है। जो अघोष होता है उसमें वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण आते हैं, जो घोष या सघोष होता है उसमें वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आते हैं। तो प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें लिखा गया घोष नहीं है, घोष नहीं है इसका मतलब है आपसे क्या पूछा जा रहा है, घोष नहीं है का मतलब कि आपसे अघोष पूछा जा रहा है। अघोष का मतलब हो जाएगा पहला या दूसरा वर्ण, तो यहाँ पर देखेंगे च वर्ग में जो दूसरा होता है वो छ है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। बी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। यह घोष नहीं है क्योंकि यह तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कृपा लिखा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे जो कृपा है इसमें देखेंगे आपका आधा क रहता है, उसके बाद यहाँ पे री रहता है, उसके बाद देखेंगे आपका आधा प रहता है और आ रहता है, इससे बनता है कृपा। तो इसमें तो आपका री जो स्वर है यह आ जा रहा है। अगला देखेंगे यहाँ पे दिया गया है दृष्टि दिया गया है, दृष्टि में भी देखेंगे आधा द रहता है, उसके बाद यहाँ पे री रहता है और इस तरह से यहाँ पे खटकोड़ वाला आपका स रहता है और यहाँ पे ट रहता है, आधा ट रहेगा, उसके बाद ई रहता है। तो इसमें भी देखेंगे यहाँ पे री आ गया। और इसके बाद कृष्ण है, कृष्ण में भी देखेंगे यहाँ पे आधा क रहता है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा री रहेगा और यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा यहाँ पे खटकोड़ वाला स रहता है, उसके बाद यहाँ पे ड रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो री है इसमें भी आ जा रहा है, लेकिन जो आपका रिवाज होगा रिवाज में आपका री नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ हैं उन्हीं को अनुस्वार कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस शब्द में गुण संधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गुण संधि की बात कर लिया गया, तो यहाँ पे भारतेंदु शब्द में क्या है, गुण संधि है। भारतेंदु शब्द में क्या है आपका यहाँ पे गुण संधि है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे भारत धन इंदु, भारत धन इंदु से बनेगा भारतेंदु शब्द। और इसमें भी देखेंगे अ और यहाँ पे जो ई है, अ और ई से आपका ए बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, गुण यहाँ पे संधि है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, बी वाला बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। बाकी क्या यहाँ पे देखेंगे सिंधुर्मी दिया गया, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। लोक कैश्वर है, इसमें आपका है यहाँ पे, इसमें आपका है वृद्धि संधि है। और नारी धन ईश्वर से बनेगा नारीश्वर, इसमें भी आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। और एक पॉइंट याद रखेंगे, जब भी आपको एक मात्रा कहीं पर दिखे तो वहाँ पर होता है आपका लगभग चांसेज रहते हैं कि वहाँ पे गुण स्वर संधि रहेगी। और जब आपको दो मात्रा कहीं पर दिख जाए वहाँ पर देखेंगे लगभग चांसेज रहते हैं कि वहाँ पर आपकी रहेगी वृद्धि स्वर संधि। तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें होगा वृक्ष धन छाया से बनता है आपका वृक्ष छाया, और यहाँ पर देखेंगे वृक्ष छाया बनता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मूछ हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि विपरीत अर्थ को बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसको विलोम शब्द कहते हैं। जो विपरीत अर्थ का बोध कराए उसको विलोम शब्द बोलेंगे, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से। वर्ण शब्द का जो अर्थ होता है, रंग तो आप जानते हैं, वर्ण का मतलब जाति भी होता है, वर्ण का मतलब अक्षर होता है, यह भी आप लोग जानते हैं, लेकिन आकाश नहीं होगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। ध्यान से देखेंगे, जलज दिया गया, जलज कमल का पर्यायवाची है, अंबुज कमल का पर्यायवाची है, पंकज भी यहाँ पे कमल का पर्यायवाची। एक पॉइंट याद रखेंगे, जल के पर्यायवाची में अगर लास्ट में ज लग गया तो वह आपका कमल का पर्यायवाची बनेगा, अगर लास्ट में द लग गया तो वह बादल का पर्यायवाची बनेगा, और अगर लास्ट में धी लग गया तो वह समुद्र का पर्यायवाची बनेगा। तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कमल का पर्यायवाची नहीं है, तीन तो आपको बता दिया गया कि पर्यायवाची है, तो मनसीज नहीं होगा, तो सी वाला राइट आंसर है। जो मनसीज है यह कामदेव का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, इसके लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा अन्य मनस्क हो जाएगा, जो डी वाला दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है अभिधा शब्द शक्ति में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाच्यार्थ प्रकट होता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपके सामने दिया गया है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गुण दोष आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे आपका लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, मूर्खता हो गया, ये क्या है, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो काली है, काली क्या कर रहा है, काली आपका यहाँ पे जो पतलून है, पतलून की विशेषता बता रहा है, तो वही क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वहाँ मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, अलावा फिल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में जो तक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या देखेंगे, हो जाएगा आपका यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दिया गया को और यहाँ पे के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका संप्रदान कारक में प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, जैसे यहाँ पे कर्ता है, कर्ता में ने का प्रयोग होता है, जो कर्म होता है उसमें यहाँ पे को का प्रयोग होता है, और इसी तरीके से करण का प्रयोग, करण में देखेंगे से का प्रयोग होता है, लेकिन जो से का प्रयोग होगा वह आपका यहाँ पे के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जाएगा, के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जाएगा, यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे संप्रदान है, संप्रदान में देखेंगे को का भी प्रयोग होता है, और जो यहाँ पे के लिए होता है इसका भी प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पे आपको भावार्थ देखना होता है अगर को का प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा अपादान है, अपादान में भी देखेंगे से का ही प्रयोग होगा, लेकिन जो से का प्रयोग होगा वह अलग होने के लिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है संबंध में देखेंगे का की के का प्रयोग होता है, रा री रे का भी प्रयोग होता है, जो अधिकरण होता है उसमें में पै पर का प्रयोग होता है, संबोधन में हे हो अरे अजी इन सब का प्रयोग होता है, तो इन सब को आपको याद रखना है। बाकी आगे भी आपके हिंदी के प्रश्न हैं, उससे पहले यूपी टेट एग्जाम के लिए बेस्ट बुक देख लीजिए। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए प्राइमरी लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 7 सॉल्व पेपर रहेगा। चक्षु पब्लिकेशन की यूपी टेट की एग्जाम की जो बुक है उसका कवर पेज आप लोग देख सकते हैं, और इस बुक में सबसे पहले आपको विषय सूची मिल जाएगा। विषय सूची में देखेंगे 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, 7 सॉल्व पेपर आपके रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे जो सॉल्व पेपर रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा, उसकी आंसर शीट भी इसमें दिया गया है। आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। और चक्षु पब्लिकेशन की जो यूपी टेट एग्जाम की बुक है इसको आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी बुक स्टोर पर जाना है, कवर पे दिखा करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है, और उसी के साथ अगर स्टडी गाइड बुक ले लेते हैं तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। और चक्षु पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं, सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के अपनी जो तैयारी है उसको काफ़ी अच्छी आप लोग कर सकते हैं, तो इन बुक को ऑर्डर आप लोग जरूर कीजिए। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य के, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से जो तेंदुलकर है वही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे विराम चिन्ह का नाम है, यहाँ पे एक विराम चिन्ह दिया गया, इसी के बारे में आपसे पूछ लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह अर्धविराम है। कोई छात्र गलती नहीं करेंगे, जब भी आपसे अर्धविराम पूछा जाएगा तो यही आपको चिन्ह को ट्रिक करना है। बाकी यहाँ पर देखेंगे इस तरह से जो रहता है इसको अल्प विराम कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गलती कर देते हैं, अगर अर्धविराम पूछा जाएगा तो इसको ट्रिक करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे अर्धविराम यह देखेंगे है, और इसी तरीके से बहुत सारे चिन्ह हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे निर्देशक चिन्ह है, जो निर्देशक चिन्ह होता है वह इस तरह से रहता है, इसको निर्देशक चिन्ह कहा जाता है, और जो विवरण चिन्ह रहता है वह देखेंगे इस तरह से बना रहता है, तो इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, इसको विवरण चिन्ह बोलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सब लोग जानते हैं कि इस तरह से होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है। उसके बाद पूर्ण विराम भी सभी लोग जानते हैं इस तरह से रहता है। बाकी जो हंसपद चिन्ह है कुछ इस तरह से रहता है, इसको त्रुटिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं। योजक चिन्ह आपका यहाँ पर देखेंगे, योजक चिन्ह थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है इस तरह से रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा
इन सब पॉइंट को याद रख लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी कठिन शब्द आ जा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसी के बगल में कोष्टक लगाते हैं और उसका यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आपके सामने के अवसर का लाभ उठाना इसके लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रोड़ा अटकाना। रोड़ा अटकाना इसका मतलब ये होता है कि बाधा डाल रहा है कोई, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर है। अगला, अपना हाथ जगन्नाथ इसका अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही थैली की चट्टी बट्टी होना। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है कहाँ होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गजट होता है, जो राजपत्र होता है उसमें होता है। तो ए वाला राइट आंसर है। निविदा जो सूचना होता है उसका उद्देश्य होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो निविदा सूचना है उसका उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, या सामान की नीलामी हो गया, या कोई निर्माण कार्य करवाना। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला जो शासकीय पत्र या ज्ञापन या आदेश कहलाता है, तो उसको बोला जाता है परिपत्र बोला जाता है। परिपत्र देख लेंगे किस ऑप्शन में, ए वाले में, ए वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, यहाँ पर है आपका 58 नंबर का प्रश्न है, और 58 नंबर के प्रश्न में दिया गया 58 से 60 तक आपसे कह दिया गया है कि निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो गद्यांश है, गद्यांश को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे एक बार आप लोग पढ़ लेंगे अपने अकॉर्डिंग। आगे यहाँ पे दिया गया इस गद्यांश का शीर्षक होगा, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा संगति हो जाएगा। संगति दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न की कुसंग का अर्थ है? तो यहाँ पे कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति होता है। तो बुरी संगत दिया गया डी वाले में, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है कि इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है, केंद्रीय भाव पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संगति का महत्व। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।